मंच पर डॉक्टर बाला लखेत्र सर को आमंत्रित करती हूँ। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जन संप्रेषण एवं पत्रकारिता विभाग में सहायक आचार्य हैं। सर कृपया मंच पर आइए और अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातः स्मरणीय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर उपस्थित जितने हमारे विद्वान अतिथिगण हैं, विद्यार्थी हैं, आप सबों को भी प्रणाम करता हूँ। और बहुत ही कम समय में ये संगोष्ठी की परिकल्पना हुई, 5-7 दिन पहले पता चला और इतनी संख्या में यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं। सचमुच हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हम चाहते हैं कि आप सब अपने लिए पुष्प की वर्षा स्वयं करें। जरा अपना हाथ ऊपर कर लें, बहुत देर से सुन रहे हैं तो थोड़ी सी गतिशीलता, हाथ ऊपर करें और ये जो पुष्प वर्षा करते हुए ये सारे पुष्प अपने ऊपर डाल लीजिए। जो थोड़े बचे हुए पुष्प हैं हमारे अतिथियों के लिए, वक्ताओं के लिए। सचमुच सुंदर व्याख्यान अभी माननीय प्रोफेसर ओम प्रकाश जी ने महामना के जीवन संघर्ष की बात की, विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की। उसके बाद प्रोफेसर स्वर्ण सुमन जी ने मालवीय जी की जो पत्रकारिता की दृष्टि थी और जो पत्रकारिता का मूल्य था उसकी चर्चा की और बहुत विधिवत चर्चा। बहुत बहुत आभार। और अभी माननीय प्रोफेसर विनोद जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने मालवीय जी की परिकल्पना, उनका भारत दर्शन, सांस्कृतिक चेतना, इन सारी चीज़ों की चर्चा की। मित्रों, ये चूंकि संगोष्ठी है, संगोष्ठी में थोड़ा संक्षिप्त व्याख्यान हो तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सिर्फ 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और शिक्षा के प्रति जो एक बहुत बड़ा नाम है वो है जिनको हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं। किनको कोई बता सकते हैं? एक्सेलेंट, रियली आई सैल्यूट यू ऑल। ये जो ऑडियंस है बहुत विद्वान है और बहुत सचमुच अद्भुत है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का जो शांति निकेतन है सर, आप सभी जानते होंगे, 22 दिसंबर 1901 को स्थापित हो चुकी है। और शांति निकेतन की जो परिकल्पना थी कि जो विद्यार्थी हैं मुक्त वातावरण में, खुले वातावरण में अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे और जीवन के आदर्शों का पालन करेंगे। 15 वर्ष बाद जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी इस विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं तो उनके मन में वो पूरी दृष्टि थी। लगभग 100 वर्ष बाद, 100 से ज्यादा वर्ष हो गए, अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले शताब्दी मनाए हैं। आप यदि दोनों विश्वविद्यालय को देखें, आप में सोच सकता कई विद्यार्थी होंगे तो शांति निकेतन की यात्रा कर चुके होंगे। आज शांति निकेतन की जो स्थिति है, मैं मंच पे कह रहा हूँ, कोई गुरेज नहीं है, सच्ची बात कह रहा हूँ, इसलिए डरने की भी बात नहीं है। शांति निकेतन आज अपनी बुरी स्थिति में है। अध्ययन अध्यापन की जो स्थिति है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जिसकी परिकल्पना गुरुदेव ने की थी वो शांति निकेतन कहीं खो सा गया है। लेकिन उस शांति निकेतन की परिकल्पना के आधार पर जो महामना ने इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, सचमुच इन 100 वर्षों के बाद भी आज अखंड है, गतिशील है, आगे बढ़ रहा है और अपने युवाओं के अंदर एक नैतिकता का बल प्रदान कर रहा है, जिससे राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे युवा भारत ही नहीं विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। ये महामना के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि महामना ने जो हमारे लिए किया। आप छात्रावास को देखिए, छात्रावास पथ, महामना कहा करते थे, अभी भाई साहब बहुत सारी बातें कर रहे थे, कसरत की बात कर रहे थे, योगाभ्यास की बात कर रहे थे, गोपालन की बात कर रहे थे। महामना ने कहा दूध पियो, कसरत करो और जपो हरि नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूर्ण होंगे सब काम।
अगर आप ये 3 बातें करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वो सारी बातें हो जाएंगी। और यही कारण है कि महामना के जो विश्वविद्यालय के जो छात्रावास है, हर छात्रावास के सामने एक प्लेग्राउंड है। और व्हाट ग्रेट विजनरी, सोचिए कितना बड़ा व्यक्ति था। छात्रावास, उसके सामने प्लेग्राउंड, खेलने का मैदान, गौशाला और फिर योगाभ्यास के लिए सारी चीजें। वैसे मैं इस शोध के लिए जो मेरा पत्र था वो था महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और राष्ट्रभाषा हिंदी, क्योंकि ये अभी हिंदी का पूरा पखवाड़ा चल रहा है। आप सभी जानते होंगे 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पर कार्य हो रहा है। लेकिन मैं अब उधर आपके व्याख्यान के लिए किसी और दिन ये शोध पत्र मैं ग्रुप में छोड़ूंगा, आप इसको पढ़िएगा जरूर। मेरा सिर्फ ये 2-3 बातों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो हमारे जो विश्वविद्यालय के मार्ग है, इसके बाद दूसरा जो उन्होंने वृक्षारोपण किया। मुझे याद है जब मैं भी इसी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था और जब मैं लंका गेट पर आता था, लंका गेट बाहर के मार्ग से, और लंका से लेकर अपने मेरा विभाग है पत्रकारिता विश्वनाथ मंदिर तक, और हम सब पैदल जाते थे। आज बस परिसर है, वो सब तो नहीं था तब, आज से 25 वर्ष पहले जब हम सब विद्यार्थी थे, हम सब पैदल ही जाते थे। 15 मिनट के करीब लगता था। और आप यकीन मानिए, इतने पौधे, इतने वृक्ष थे कि कहीं हमें धूप का एक किरण भी छू नहीं पाता था। इतना अधिक वृक्ष मालवीय जी ने लगाया था और उनकी परिकल्पना थी कि 100 वर्ष बाद भी आज हमारा विश्वविद्यालय उसी स्थिति में, यद्यपि थोड़ी परिवर्तित चीजें हुई है, निश्चित रूप से जनसंख्या बढ़ेगी तो ये बातें होंगी। और जैसा वो कहते थे 1 लाख विद्यार्थी, यकीन मानिए आने वाले कुछ वर्षों में इस विश्वविद्यालय में 1 लाख छात्र अध्ययनरत होंगे। ये पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारा एक दूसरा परिसर भी आरंभ हो गया। आप सभी जानते होंगे राजीव गांधी साउथ कैंपस हमारा बन गया है, वहाँ भी कक्षाएं संचालित हो रही है और बड़ी संख्या में नए नए कोर्सेज आ रहे हैं। तो मालवीय जी की जो परिकल्पना थी कि 1 लाख विद्यार्थी हमारे इस विश्वविद्यालय के अंदर रजिस्टर्ड होंगे, वो परिकल्पना पूरी होगी। मित्रों, ये समय नहीं है कि हम आपका बहुत सारा समय लें। जैसा सर ने कहा, इसकी जो संकल्पना थी वो परिचर्चा से शुरू हुई थी और परिचर्चा ये विद्यार्थी करना चाहते थे, लेकिन इन विद्यार्थियों को नहीं सुनकर हम सब अपनी सुना रहे हैं। शिक्षक हैं, अब हमारी आदतें हैं तो नहीं, कोई हंसने की बात नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगली जो संगोष्ठी होगी उसमें पूर्णतः जो शोध पत्र पढ़े जाएंगे वो आपके द्वारा पढ़े जाएंगे, विद्यार्थियों के द्वारा पढ़े जाएंगे। और मुझे लगता है यही इस संगोष्ठी की सफलता होगी। अपने अध्यक्ष महोदय के प्रति बहुत अभिवादन करते हुए आप सबों को प्रणाम करता हूँ। और रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कल्पना ये कर रहे थे, उन्होंने लिखा, हम लोग कई बार कहते हैं कि अरे कैसे होगा, तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, निराशा और थकन से दूर हूं मैं, उमंगों के नशे में चूर हूं मैं, न रोको पंथ मेरा ओ शिलाओं, समय की मांग का सिंदूर हूं मैं, समय की मांग का सिंदूर हूं मैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आप सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था है, तो आप सब अभी बैठे रहें। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ मंच पर प्रशांत बजरंगी जी को, जो राष्ट्रवादी कविता का पाठ करेंगे। आप सबको सादर प्रणाम। दरअसल इस कार्यक्रम, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के जो आदरणीय डॉक्टर स्वर्ण सुमन जी, उनसे मैं बहुत प्रेम पाता हूँ और वो मैं आया हूँ तो उनका आदेश हो गया कि कुछ कविता पढ़ दो। और महामना जी के विषय पर ये कविता और ये संगोष्ठी है। सबसे पहले तो विद्वानों के बीच में बोलने से मैं बचता हूँ और ये संगोष्ठी है और अकादमी के कार्यक्रमों में मेरा बहुत अनुभव नहीं है। मैं हिंदी कविता का विद्यार्थी हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगा और ज़्यादा खून पीने की आदत नहीं है मुझे। और आपके वक्ताओं ने भी आपका बहुत समय लिया है और आज आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। लेकिन आप सब महामना की बगिया में है तो आप सब जानते हो कि महामना ने संकल्पों की यात्रा जो की है उसमें एक नारा भी है उनके साथ। वो जो कहते हैं कि महामना की कामना
अब विद्यार्थी हूँ तो आप समझ जाएंगे। सद्भावना सद्भावना। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, चौथी पंक्तियों में आप ये सूचित कीजिएगा कि आप उस नारों के साथ हैं। जितनी बातें यहाँ से मंचों से की गई है, हिंदी कविता का विद्यार्थी, चूंकि कविता की वो विधा होती है कि कम शब्दों में पूरी बात कही जाए। आदरणीय ओम प्रकाश सर की महंगी उपस्थिति है, आदरणीय अध्यक्ष की उपस्थिति है और आप सबकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को रेखांकित करते हुए ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। जरा 4 पंक्तियों के लिए जिस काम के लिए हमें बुलाया गया है, अगर उत्सव कर देंगे तो मेरी भी जो बची कुछ इज्जत है वो रह जाएगी, अन्यथा तो आप लोग न्याय करेंगे। निवेदन करता हूँ, पढ़ता हूँ सर के संकल्प के प्रकल्प और निज राष्ट्र धर्म हेतु अभाव के भी भाव में थी उन्नति की कामना। जलते अंगारों पर भी चलते हुए सदा तमस के विरुद्ध की प्रकाश की आराधना। तब त्याग और बलिदान का लिए विज्ञान, दिन रात एक कर साकार की ये कल्पना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने मूल्यों के साथ खड़े हैं। अगर अभी शांति निकेतन की बात की है आदरणीय गुरुदेव ने, तो जरा विद्यार्थियों का भी पतन वहाँ हुआ होगा, इसी स्थिति वहाँ भी है। अगर आप अपने मूल्यों के साथ जुड़े हैं तो चौथी पंक्ति पर मुझे ये सूचित कीजिएगा कि हिंदी कविता का एक विद्यार्थी हिंदी दिवस के अवसर के उपरांत आपके कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और आपके दिलों तक की यात्रा कर रहा है। समवेत रूप में आपकी तालियां संगोष्ठी के तमाम कदरदानों के बीच में पहुंचे जो आपकी मेहनत और आपके सूझबूझ के आधार पर आपके लिए ये संगोष्ठी रखे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि संकल्प के प्रकल्प और निज राष्ट्र धर्म हेतु अभाव के भी भाव में थी उन्नति की कामना। जलते अंगारों पर भी चलते हुए सदा तमस के विरुद्ध की प्रकाश की आराधना। तब त्याग और बलिदान का लिए विज्ञान, दिन रात एक कर साकार की ये कल्पना और कल्पना में महामना की एकमात्र भावना सद्भावना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आदरपूर्वक मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता सर को। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विधि संकाय में आचार्य हैं। आपकी कानूनी विशेषज्ञता और सांस्कृतिक दृष्टिकोण इस विषय को और अधिक समृद्ध करेगा। सर कृपया हमारे बीच आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। इधर हाल के दिनों में ये सीखा कि हमारे जीवन में गुरु और गुरुओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है और प्रातः उठ करके ईश्वर से भी पहले अगर किसी का स्मरण करने की बात कही गई है तो वो अपने गुरु और अपने गुरुओं को स्मरण करने की बात की गई है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने गुरु को स्मरण करना चाहता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब लोगों के गुरु और जैसा हमारे मित्र और छोटे भाई डॉक्टर विनोद जी जायसवाल जी ने मालवीय जी के बारे में बताया, सच बात तो ये है कि मालवीय जी ही हमारे कुल गुरु हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी विद्यार्थियों का संभवतः यह नैतिक कर्तव्य है कि जब हम हमारी आंख खुले और धरती पर पैर रखने के पहले हमें अपने कुल गुरु को प्रणाम जरूर कर लेना चाहिए, स्मरण जरूर कर लेना चाहिए। संभवतः तभी हम इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होने का नैतिक हम आग्रह कर सकते हैं।
परम आदरणीय प्रोफेसर स्वर्ण सुमन जी, सह संयोजक राष्ट्रीय संगोष्ठी, डॉक्टर विनोद जायसवाल जी, संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जर्मन भाषा विभाग सचिव, यहाँ हमारी बड़ी दीदी डॉक्टर आशा शर्मा जी भी अभी यहाँ पर शुरू से आ गई थी, मुझे दिखाई दे रही हैं। आप मालवीय मिशन की राष्ट्र की आजीवन सदस्य हैं और मैंने उनको अनेक बार गीता प्रवचन जो रविवार की होता है, मैंने नियमित उनको वहाँ देखा है। आदरणीय प्रोफेसर मनीषा मल्होत्रा जी, आदरणीय प्रेम प्रकाश सोलंकी जी, आप केमिस्ट्री विभाग में प्रोफेसर हैं, वहाँ बैठे हुए हैं पीछे। आदरणीय डॉक्टर बाला लखेन जी, आदरणीय डॉक्टर अमिता जी, डॉक्टर अभिषेक जी, और अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ अपने अध्यापक मित्रों का, मुझे आप क्षमा करें। और पार्थिवन जो सह सहयोगी संस्था है, उसके सारे पदाधिकारी, छात्र मित्रों का और उसके सारे सदस्यों का, और इस संगोष्ठी में जो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं प्रतिभागी, मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठने की जगह कम पड़ गई। कल जब हम लोग गूगल मीट में मिले थे इस कार्यक्रम की योजना के लिए, तो मैंने इस बात का संकेत किया था कि ऐसा हो सकता है कि जगह कम पड़ जाए और कुर्सियाँ कम पड़ जाए, आगे से हमें कोई और बड़ा हॉल लेना पड़ेगा। और मैंने बहुत सारी राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ देखी हैं, लेकिन शुरू से लेकर के और अंत तक पिछले 3 घंटों में एक भी प्रतिभागी उठ करके नहीं गया। इसके लिए आप सभी लोग साधुवाद के पास। It shows the commitment for the Mahamana. It shows the commitment for the Mahamana. और मैं I respectfully remember and I must be thankful and I must congratulate to all the participants across India. Right now about 200 participants are watching or participating online through 3 Google Meet links. I myself have verified it and I have the data of each link, how many. And I have been told by my younger brother, Dr. Vinod Jaiswal ji, that today around 810 participants have registered themselves for this seminar that was organized within 1 week. I congratulate all the organizers. 810 participants, they have registered themselves. It shows their commitment and their eagerness for this topic and importance of this topic and for Mahamana and BHU. फ्रेंड, जो विषय है आज का, कभी महामना की जब बात होती है तो अक्सर हम भावनात्मक हो जाते हैं, भावावेश से भर जाते हैं, और आज भी यही हुआ। विषय कुछ भी हो, महामना के बारे में ही सारी चर्चा होती है, क्योंकि महामना अपने आप में एक संपूर्ण विषय है। महामना इज नॉट अ पर्सन, not it. Mahamana is not a Mahamana
he is a complete subject, complete knowledge in itself. महामना कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। ये 3 घंटे की संगोष्ठी का भी विषय नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि ये संगोष्ठी तो कम से कम 1 दिवसीय होनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सारे जितने मित्र हैं वो अगली बार जब संगोष्ठी करेंगे तो पूरे 1 दिन की ही करेंगे, जिसमें कि विद्यार्थियों को भी अपनी बात को पूरी तरीके से कहने का अवसर प्राप्त हुए। मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते मैं डॉक्टर बाला लखेन जी से अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ। सारे विद्यार्थियों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों को आज अवसर नहीं मिला है, लेकिन अगली बार हम लोग आपको पूरा अवसर देंगे। Friend, I will confine myself to limited issues. मेरा महामना जी से कोई बहुत ज़्यादा ऐसा विशेष लिंक तो नहीं है, लेकिन छोटे मोटे कुछ लिंकेजेस हैं मेरे। Because I was born at Allahabad, my mother was also born at Allahabad. मेरी नानी भी जो है वहीं पैदा हुई थी, प्रयाग। And Mahamana has a very close linkages with प्रयागराज और इलाहाबाद, we know that. महामना की जन्मभूमि और कुछ हद तक कर्मभूमि भी बनारस आने के पहले इलाहाबाद थी। मेरी जन्मभूमि और मेरी शिक्षा भूमि। I did my 12th BA LLB from Allahabad University, but I got the opportunity to do my LLM from BHU. I have never got a first class in my total academic career. I have never got first class. But once I got more than 60%, but that I got in BHU when I got first rank in LLM in 1992, and again first rank in LLM second year in 1993, 62.3%. So that's why I'm very grateful to this university. That was perhaps my highest achievement. Throughout my career, I was throughout Hindi medium student, but I changed my medium in LLM. And if we have the determination, nothing is possible. Because I wanted to be a teacher. Malviya ji, for a long period of time, he associated as a lawyer, and he was one of the best lawyer of his time, top 5 lawyer at Allahabad High Court. बहुत उनकी अच्छी इनकम थी उस समय, बग्घी पे चला करते थे भाई। My discipline is also a law, and that's why I think that I have a greater responsibility to share something about the background of Mahamana as an advocate. Friend, Mahamana was, I have identified about 16 perspectives of Mahamana. Let me read it. First, Mahamana was the excellent personality, one of the best. For example, he was the best teacher, he was the best editor, my friend has told me, best editor, he was the best advocate, he was the one of the best freedom fighters, 3-time president of the Congress. This is not a small achievement. This is not a small achievement. 3-time president of the Congress.
and many times president of the Hindu Mahasabha, and he was the president of dozens of the organizations. आप गिनते रह जाएंगे कि कितनी संस्थाओं के वो अध्यक्ष थे, कितनी संस्थाओं के अध्यक्ष थे। हम एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला पाते हैं आजकल। एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना कितना मुश्किल है, कितनी पॉलिटिक्स होती है। बट लुक द पर्सनैलिटी ऑफ द महामना, he was the best social reformer. विनोद जी ने बता दिया आपको, I will not go into question that question। दलितोद्धार बहुत गंभीर विषय है। महामना जब दलितों को दीक्षा मंत्र देने के लिए इसी लंका से पैदल जब गए थे, रास्ते भर उनके ऊपर सड़े टमाटर और क्या क्या न फेंके गए थे। क्या आप सोच रहे हैं महामना हमेशा ऐसे फूलों की सेज पर बैठे थे? क्या आप समझ रहे हैं सोशल रिफॉर्म इतना आसान काम है? और उस समय जब आज भी जो है भारतीय समाज जो है वो बहुत कुछ जातिवाद के गणित में अभी हम उभर नहीं पाए हैं। माइंड इट, उस समय के दशक में महामना जी ने दलितोद्धार का संकल्प लिया और उनको दीक्षा देने का संकल्प लिया, तो कितना हंगामा मचा होगा उस समय। और सच में हंगामा मचा, और जब के हंगामा मचा। और मालवीय जी जब गए, रास्ते भर उनके ऊपर क्या क्या न फेंके गए थे, सड़े टमाटर और क्या क्या, और उनको क्या क्या नापशब्द कहे गए। लेकिन महामना तो महामना ही थे। बोले ना, मैं वहां जाऊंगा, तुम सब सड़े टमाटर फेंको, मारो, गाली दो, लेकिन जो मुझे लगता है ये बात सही है तो वो सही है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। Do we have that kind of commitment? Do we have? आज एक काम करने जाते हैं, चार लोग आलोचना कर जाते, फेंक कर दे, चुपचाप हम लोग रजाई ओढ़ करके सो जाते हैं। हिम्मत नहीं है हमारे अंदर, वो साहस नहीं है। Do we have that courage that Mahamana had? How many of us? जरा सी आलोचना में हम मोमबत्ती की तरफ पिघल जाते हैं। Okay, he was an environmentalist. मेरा बेटा बैग लिया ना, ये सामने रखा है। He was an environmentalist. आप यही करें। I have brought 4 books. I will show. That's why I have. ये मेरी किताब निकाल के बेटा, किताब निकाल के मुझे दो। इसमें 4-5 किताबें। He was an environmentalist. और आज इसकी चर्चा नहीं हो पाई संयोग से, क्योंकि आप 2.5 घंटे में क्या क्या बोलेंगे। विनोद जी ने तो वैसे सब कुछ कवर कर लिया, कोई विषय तो छोड़ा नहीं है। स्वर्ण सुमन जी ने, ओम प्रकाश जी ने, पारा लखेन जी ने लगभग सारे विषय तो कवर कर लिए। मेरे लिए तो कोई बचा ही नहीं है। लेकिन मेरे पास एडवांटेज है, जो इन लोगों ने बोला है अगर मैं उसी को समराइज कर दूं तो मेरा अध्यक्ष के ऊपर हो गया। ओके, so friend, this is the book. I advise हम इस सेमिनार के बाद करें क्या, उसका कंक्रीट आउटपुट। अक्सर लोग आलोचना करते सेमिनार कर लिया, what is the output? What is the output? I am suggesting all of my young friends here to read at least 5 and 6 books. This is the book titled as Ganga Samarthya. It talks about the detailed struggle of Mahamana for saving the Ganga. गंगा को बचाने के लिए जो अंग्रेज सरकार ने जगह जगह बांध बनाने की नीति बनाई थी, और महामना जी को ये पता चल गया था कि अगर गंगा जब रुक गई, उसकी धारा सूख गई, तो किस गंगा में जाकर के आप मोक्ष की प्रत्याशा करेंगे। क्योंकि मोक्ष तो हम लोगों को तभी मिलेगा ना जब गंगा स्नान करेंगे। मरने के बाद हमारी क्या कामना होती है? किस नदी के किनारे मेरा अंतिम संस्कार किया जाए, किस नदी में मेरे अस्थियों को प्रवाहित किया जाए। हम अपने पूर्वजों की अस्थियों को किस नदी में प्रवाहित करते हैं? किस नदी में?
गंगा में। गंगा, जब गंगा ही नहीं बचेगी तो आपकी ना संस्कृति बचेगी, ना आपका इतिहास बचेगा। और जब संस्कृति ही नहीं बचेगी तो आज का जो विषय है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जब संस्कृति ही नहीं बची तो राष्ट्र क्या बचेगा यार? Are you getting my point? So I will recommend, please read some of the literature, how Malviya ji has protected, has launched a movement for the protection of Ganga. The second book which I wanted to show you, this is the book, title of that book is Dalit Utthán के अग्रदूत पंडित मदन मोहन मालवीय। दलित उत्थान आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, जाति गणना करो, जाति गणना करो। जिसकी आज स्वयं की जाति का पता नहीं है, दूसरों की जाति की गणना, जाति गणना, और वो भी अचानक 3 साल में ये बात आ रही है जाति गणना करो, जाति गणना करो। उसके बाद, उसके पहले आपको नहीं पता था कि जाति गणना भी कराना है? अरे जाति गणना छोड़ो, महामानस से सीखो, दलितोद्धार क्या करना है। डोंट डू द पॉलिटिक्स। ये दलित जो है पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये दलित जो है वो पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। डोंट डू द पॉलिटिक्स। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डिवाइडिंग द सोसाइटी। और जहां जनगणना कराई लिया तो क्या कर लिया? डेटा तो नहीं आपने ओपन किया ना। कर्नाटका में कराया, ओपन नहीं किया। बिहार में भी कराया, ओपन नहीं कराया। तो कराया क्यों? डोंट डू द पॉलिटिक्स। If you are really serious, if you are really serious for the emancipation of the Dalits in India, for the tribal, don't do the politics. Follow the Mahamana. Mahamana was not doing the politics. He was serious. And this is the third book. This is the third book. हमारे विनोद जी ने बोला गौ, गंगा, गायत्री, वहीं से मैंने सीखा विनोद जी से। गौ, गंगा, गायत्री, ये है किताब। गौशाला, गौ रक्षा और संरक्षण के लिए पूज्य मालवीय जी ने क्या क्या भगीरथ प्रयास किया। इस पुस्तक में 200 पेज की पुस्तक होती करीब, इसमें है वो बात। ठीक है ना? कितने दुख की बात है, जरा हाथ खड़ा करेंगे हम लोगों में से कितने लोगों के घरों में गाय की सेवा होती है? हाथ खड़ा करेंगे। बहुत संतोष का विषय, करीब 15 लोगों ने हाथ उठाया है। स्वयं सेवा करिए, लेकिन दूसरों को भी सेवा करने के लिए प्रेरित करिए। आप भाग्यशाली हैं, बड़े आप श्रद्धा के पात्र हैं। जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है, आप सबको चरण स्पर्श करता हूं। लेकिन इस मैसेज को आगे ले जाइए। गाय केवल एक जानवर नहीं है, गाय एक जानवर नहीं है, वो आपकी इकोनॉमिक्स है, वो आपकी संस्कृति है, वो आपका जीवन मूल्य है। और भारत के संविधान में, मैं संविधान का विद्यार्थी हूं, लेट मी रिमाइंड यू, भारत के संविधान में 11 मूलभूत क्या दिए गए हैं? कर्तव्य। उसमें से एक कर्तव्य है जो आर्टिकल 19(1)(g) में लिखा हुआ है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड टू हैव कंपैशन फॉर ऑल द लिविंग क्रीचर्स। कंपैशन कहां से सीखोगे? कंपैशन कहां से सीखोगे? कंपैशन भैया, गाय पालो, गाय की सेवा करो, धीरे धीरे कंपैशन आ जाएगा आपके संस्कार में। कंपैशन केवल सेमिनार में जाने से नहीं आएगा। माइंड, संस्कार कोई ऐसा विषय नहीं है कि मैं आपको बोतल में मिला करके पिला दूं और सारे संस्कार आपके अंदर आ जाए। विनोद जी को पता है, विनोद जी जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं वो
संस्कारों के को ही आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। और संस्कार शायद आप उससे एग्री करेंगे, संस्कार एक दिन में आ जाता है क्या? कोई दवा है पी ले? हाँ, एक दो घटना ऐसी हो सकती है कि आप एक दिन में वाल्मीकि बन जाएं, लेकिन ये सब एक्सेप्शन में होता है। अचानक आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, एनलाइटेंड हो जाएगा। भगवान बुद्ध को भी एनलाइटेंड पाने के लिए अपने छोटे से बच्चे को और अपनी सबसे खूबसूरत वाइफ को छोड़ करके रात में निकलना पड़ा था और गया में जाकर के ध्यान लगाना पड़ा था, तब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। ऐसे नहीं एक दिन में बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है। ऐसे हो जाता तो हम भी जाके गया दिन में बैठ जाते उस पेड़ के नीचे और बुद्ध हो जाते। ये तपस्या है बाबू। ओके फ्रेंड, देयर आर सो मेनी। एक बात मैं आपको और याद दिला रहा हूं, अगर आपको महामना के प्रति श्रद्धा है, महामना के प्रति आपको आदर है, महामना की स्मृति में महामना मालवीय मिशन, जिसकी बीएचयू यूनिट का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है और उस नाते मैं लगभग 8-10 सालों से वहाँ जुड़ा हुआ हूँ। थोड़ा बहुत मैं वहाँ जल्दी सहयोग होता है, मैं काम करता हूँ, विनोद जानते हैं। उस मालवीय मिशन, और ये मालवीय मिशन बीएचयू के स्टूडेंट्स का एलुमनाई का सम्मेलन है इनफैक्ट। अब उसमें दूसरे लोगों को भी जोड़ लिया गया है। उसकी वेबसाइट है, आप जाइए, उसकी वेबसाइट है, वहाँ अपना मालवीय मिशन स्मृति भवन न्यू दिल्ली। उसने एक संकल्प लिया कि महामना के पूरे जीवन का हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस बीएचयू को मालवीय जी ने बनाया, आज तक उस बीएचयू ने मालवीय जी के समग्र दर्शन पर कोई प्रयास नहीं किया। आई एम सॉरी टू से दिस। गांधी जी का कंप्लीट वर्क्स है, अवेलेबल है। डॉक्टर अंबेडकर जी का कंप्लीट वर्क्स है, अवेलेबल है। नेहरू जी का कंप्लीट वर्क्स है, अवेलेबल है। मालवीय जी का कंप्लीट वर्क्स नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं है? किसी भी ऑनरेबल वाइस चांसलर ने इसके लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास क्यों नहीं किया? दिस इज माय क्वेश्चन टुडे। प्लीज कन्वे माय फीलिंग टू ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर जैन सर। और मैं आपको बता दूं, इसी बिल्डिंग के बगल में मालवीय मूल्य जीवन केंद्र है। वहां पे मालवीय जी का आर्काइव बना है कई करोड़ रुपए से, लेकिन आपको पता ही नहीं और वो ओपन भी नहीं। दिस इज द फेट ऑफ आवर महामना इन आवर ओन प्रीमाइसेस। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी एंग्री। प्लीज गो एंड सी दैट आर्काइव। इसमें 4-5 करोड़ रुपए लगा है। उसका खर्च क्या है आपको पता है? यहाँ महामना आर्काइव है, कितने लोगों को पता है? जरा हाथ खड़ा करें। 4-5 वेबसाइट पर उसका लिंक क्यों नहीं है भाई? केवल यहाँ इतने 150 लोग बैठे हैं, कल 5 लोगों ने हाथ उठाया कि मुझे पता है महामना जी का आर्काइव। महामना जी की स्मृति के साथ शायद कुछ खिलवाड़ तो हो रहा है। We are not taking the महामना in the spirit। तो बातें सब यहाँ बीएचयू में कोई भी कार्यक्रम होगा, महामना से शुरू होगा, महामना से खत्म होगा। महामना, आपको यही पता है कि महामना जी ने बीएचयू बनाया। कितने लोगों को पता है महामना जी ने और क्या क्या बनाया? और कौन कौन सी संस्थाएं बनाई? कम से कम 1 दर्जन उन्होंने निर्माण किया। 1 दर्जन। बीएचयू तो फाइनल प्रोडक्ट था, उसके पहले और भी एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग संगीत समिति, मथुरा वृंदावन में मंदिर, हरिद्वार में कोई, मतलब आप उनकी अगर थोड़ा जीवनी सीरियसली पढ़िए। बीएचयू केवल एक नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं बनाई उन्होंने, बहुत सारे निर्माण कराए। एंड ही वाज अ ग्रेट फंड रेजर। आप जरा सा किसी से 100 रुपए मांग के दिखा दीजिए आज की डेट में कि मैं कोई बड़ा अच्छा काम करने जा रहा हूँ,
मुझे 10,000 रुपये इकट्ठा करना है, आपका पूरा लोग इतिहास भूगोल निकाल लेंगे, कोई जल्दी देता नहीं है। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेज करना छोटा मोटा काम है। आप जरा करके देखिए, पहले 10,000 रुपये इकट्ठा करिए पहले आप, तब आपको पता चलेगा व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन। और ऐसे सबको नहीं मिलता, मैं जाऊंगा अभी नहीं दोगे मुझे, मैं अगर आपके पास आऊंगा 10 रुपए मांगने तो 10 बार आप क्वेश्चन करोगे आप हो कौन, पैसा लेकर के कहीं इधर उधर तो नहीं करोगे पार्टी वार्टी। लोगों ने महामना जी ने जो मांगा, हमारे विनोद जी ने बताया, बोली ऐसे पहले सीधी 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 इंटीग्रिटी ऑफ महामना। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम महामना? इंटीग्रिटी। भर भर के लोगों ने पैसा दिया। मजाल है कि महामना जी एक पैसे को अपने हाथ से छू ले या मिस एप्रोप्रिएशन कर ले। एक एक पैसे का हिसाब था उस समय। और ये मत सोचिएगा कि केवल राजे महाराजाओं और जमींदारों ने और महाराजाओं ने ही पैसा दिया था। आप पढ़िए, करोड़ों रुपया खोमचे वाले गरीब लोग, बहुत बहुत गरीब लोगों ने भी 2-2 पैसे 3-3 पैसे दिया था मालवीय जी को। आप उस हिस्ट्री को भी पढ़िए, आपको ये तो पता होगा कि फलाने राजा ने इतने लाख दे दिया, ठिकाने राजा ने इतने लाख दिया। अरे भैया उनके पास था तो दे दिया, 1 करोड़ था तो 10 लाख दे ही दिया, तो कौन सी बड़ी बात कर रहे? लूट लूट करके आपको धरे थे तो दे ही दिया, तो कौन सी बड़ी बात कर दी। लेकिन जो गरीब लोगों ने जो योगदान दिया उसमें, उसकी भी हिस्ट्री हमको पढ़ना चाहिए। तो महामना और इतना इंटीग्रिटी। आप मुझे क्यों नहीं 10 रुपए देंगे? इसलिए कि आपको मेरे ऊपर शक है कि पता नहीं मैं उस पैसों का कैसे यूज करूंगा। महामना जी के ऊपर कोई शक नहीं था। और यही हमें सीखना है कि महामना जी की पर्सनैलिटी से, उनके जीवन मूल्यों से हम क्या सीख सकते हैं। विषय ये है ना। आप लोगों में से कितने लोग रविवार को मालवीय भवन में गीता लेक्चर में 5 बार गए हैं? हाथ खड़ा करेंगे स्टूडेंट्स में पूछता हूँ। 1 2 3 4 5। ये देखिए हाल। मालवीय जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या थी? गीता, भागवत। मालवीय जी ने यहाँ पर वो स्वयं गीता का लेक्चर देते थे रविवार को, आपको पता होगा। और जो ट्रेडिशन मालवीय जी ने शुरू किया था, वो डॉक्टर राधा कृष्णन भी जब यहाँ वाइस चांसलर थे तो मालवीय जी ने उसे कहा कि आप गीता पर लेक्चर देंगे रविवार को। लेकिन देखिए हम लोग इतने इसमें बैठे, हमें ही नहीं पता है कि यहाँ पे रविवार को मालवीय भवन में गीता लेक्चर होता है और हमें वहां जाना भी चाहिए। Can we say that I am a worthy student of this university? I am a worthy follower of Mahamana. For what follower? What worthy student? अरे वर्दी स्टूडेंट ये होता है जो व्यक्ति जिस जीवन मूल्यों पर जिया हो, उस जीवन मूल्य को हम कुछ तो बात के साथ करें, 5%, 10%, 15%, धीरे धीरे आगे बढ़े। ये होता है, ये थोड़ी तरीके से सेमिनार करके सर्टिफिकेट लेंगे। और आप देखिए, अगर भाषण भी देना हो, हम लोग चाहते हैं ना कि हम डिबेट में फर्स्ट आए। आप देखिए महामना जी को एक बार मौका मिला था, जीवन में हर आदमी को हर बार मौका नहीं मिलता। महामना जी को एक बार मौका मिला था कोलकाता कांग्रेस में भाषण देने के लिए। और महामना जी ने ऐसा भाषण दिया कि महामना जी राष्ट्रीय फलक पर स्वीकार हो गए। उसके पहले शायद बहुत सारे लोग महामना जी को नहीं जानते थे। और भाषण जो है, आप ऐसे नहीं, ये भाषण शब्दों का खेल नहीं होता है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है ना, आप भाषण नहीं दे सकते। तो मालवीय जी के पास कुछ तो रहा होगा जो उन्होंने एक बार भाषण दिया और मेस्मराइज कर दिया सारी उस एनुअल कॉन्फ्रेंस को। और मेरे मित्र ने बताया हिंदी भाषा के लिए मालवीय जी के दिल में एक विशेष
विशेष प्यार था। आई कैन टेल यू, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि शायद आपको पता ना। जब मालवीय जी का जीवन काल था तो हमारी अदालतों में उर्दू भाषा में काम होता था। उसके पहले फारसी भाषा में, मुगलों के समय में फारसी भाषा में काम होता था, राजकाज की सारी भाषा। और फिर 200 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा में काम हुआ भारतवर्ष में। और आज भी ज़्यादातर काम अंग्रेजी भाषा में होता है। हिंदी तो वो जो सितंबर आता है 14 सितंबर, तो उस दिन हम उसकी बात करते हैं। Am I right? मालवीय जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। जिला अदालतों में मातृभाषा में, जनभाषा में, उस समय की हिंदी भाषा में काम होना चाहिए, और अंग्रेज उसको एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं थे। और मुझे पता है मालवीय जी ने जब पहला प्रोसेशन निकाला था तो बहुत बड़ा प्रोसेशन निकला था प्रयागराज में, बहुत बड़ा प्रोसेशन निकला था। हजारों लोग उसमें शामिल हुए थे और जाकर उन्होंने मेमोरेंडम दिया कि भारत, उत्तर भारत में अदालतों में जनभाषा में काम होना चाहिए। अरे वादी को पता तो चले कि वकील साहब क्या बोल रहे हैं। और उसने लिखा क्या है, मेरी भाषा जो है भोजपुरी और लिखा हुआ है उर्दू में, तो वकील साहब ने क्या लिखा है, क्या रेमेडी मांगी है, मैंने क्या फैक्ट बोला था, उन्होंने क्या लिखा, who knows? और एक बात और, यहाँ कुछ मेरे विद्यार्थी इकोनॉमिक्स के भी बैठे होंगे और कुछ लोग मैनेजमेंट के या इंडस्ट्रियल के बैठे होंगे। मेरे पास एक किताब है, वो किताब मैं नहीं ला पाया आज। मालवीय जी एक कमीशन बना था, उस कमीशन के मेंबर थे और उस कमीशन का नाम था कि भारत में इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होना चाहिए। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया, मालवीय जी उससे एग्री नहीं थे। और मालवीय जी है सबमिटेड अ डिसेंट नोट, और वो डिसेंट नोट प्रकाशित है विश्वविद्यालय के द्वारा, और करीब 150 पेज का वो किताब है, वो डिसेंट नोट मालवीय जी का। किस विषय पे? भारतवर्ष में इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो आप ये मत समझिए कि मालवीय जी केवल पत्रकार थे और एडवोकेट थे और केवल वो फ्रीडम फाइटर ही थे। He was having the multifaceted personality. मैं अपने अंतिम विषय पर थोड़ा सा मैं आऊंगा। देखिए, आज बात मालवीय जी पर ज्यादा हो गई, लेकिन विषय तो है वो राष्ट्रवाद था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसलिए मैं उस पर 2-4-5 मिनट जरूर मैं आपसे बात करूंगा। राष्ट्रवाद, पहली बात, राष्ट्र है क्या? व्हाट इज द नेशन एंड हाउ नेशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट। राज्य और राष्ट्र में अंतर क्या है? राज्य होने के लिए 3-4 मेरे पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी मित्र होंगे। लैंड होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन तो होनी, 4 चीजें होनी चाहिए। राष्ट्र होने के लिए क्या चाहिए? राष्ट्र होने के लिए लैंड की कोई जरूरत नहीं। माइंडेड, याद रखिएगा, इजराइल के पास लैंड नहीं थी, लेकिन इजराइल एक राष्ट्र था। और जब उसको मौका मिला तो 1949 में उसने लैंड ले ली लैंड। तो लैंड इज नॉट इम्पोर्टेंट। What is more important? What is the nation? Nation is a cultural phenomena. Nation is a cultural phenomena. और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 15 अगस्त 1947 को भारत की वो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हमारी अवधारणा थी, उसको तहस नहस कर दिया गया। 2 नेशन थियरी। पता है कितने 1 करोड़ लोग मारे गए थे 1947 में। छोटी मोटी घटना नहीं थी वो।
1.5 करोड़ लोग इधर से उधर गए थे और 1.5 करोड़ लोग उधर से इधर आए थे। कई लाख लोग मारे गए थे और रेप कितना हुआ था, एब्डक्शन कितना हुआ था, वो कभी बात बाद में कर लेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। Why? Only because of the misconception of nation। छोटा मोटा विषय नहीं है आज का, ये छोटा मोटा विषय नहीं है मित्रों। नेशन, 2 नेशन थियरी हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा हम लोगों ने। तो भारत में 2 नेशन थियरी है कि 1 नेशन है। कोई छोटा मोटा ये विषय नहीं है आधे घंटे के सेमिनार का, 3 घंटे का। And that's why friend, it is very important that we must define and we must discuss, analyze the concept of nation। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये सेमिनार की श्रृंखला चलती रही और नेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीरियसली लिया तो वो शारदा पीठ, आप गूगल करके देखिएगा प्लीज, जम्मू कश्मीर में वो शारदा पीठ जो कभी हमारी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र था, आज वो खंडहर है, खंडहर। और ऑक्युपाइड कश्मीर में वो खंडहर है, हमें शर्म आनी चाहिए। वो लाहौर जहां पर कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था, आज वो भारत का अंग नहीं है, शर्म आनी चाहिए। नालंदा और तक्षशिला, एक यूनिवर्सिटी जो आप है वो तो मोदी जी रिवाइव कर रहे हैं, दूसरी कैसे रिवाइव करोगे जो पाकिस्तान में है। वो जो राष्ट्र की अवधारणा थी वो कमजोर हो गई, खंडित हो गई। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आप मत सोचिएगा कि राष्ट्र की अवधारणा एक बार पार्टीशन हो गया तो समस्या खत्म हो गई। कई लोग कहते अच्छा हुआ यार पार्टीशन खत्म हो गया, दंगे से तो मुक्ति मिल गई ना, डायरेक्ट एक्शन से तो मुक्ति मिल गई ना, तो फिर तब तो भारत में दंगा नहीं होना चाहिए था, तब तो भारत में दंगा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका डेटा है कि 47 के बाद कितने दंगे हुए हैं, उसमें कितने लाख लोग मारे गए भारतवर्ष में, फिर भी दंगा हो रहा है। और पिछले 20 सालों से लगातार भर भर के आतंकवादी चले आ रहे हैं एक देश से जो अपने को पाक कहता है, पवित्र कहता है, ऐसे अपवित्र लोग जो अपने को पवित्र कहते हैं ट्रेंड कर करके आतंकवादियों को भेजते चले जा रहे हैं। और हमारी 1/3 मिलिट्री जो है वो लगी हुई है जम्मू कश्मीर में, आपकी 1/3 मिलिट्री जम्मू कश्मीर में लगी हुई है। Why? Because the problem of nation। आपने नेशन की अवधारणा को अभी सॉल्व नहीं किया है। और डॉक्टर जो मेरे समाजवादी मित्र यहाँ बैठे होंगे वो ध्यान से सुने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने एक सपना देखा था कि भारत और पाकिस्तान एक महासंघ बनेगा। कैसे बनेगा? जब तक जो देश 2 राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर बना है, जब तक वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी तो कैसे बन जाएगा 2 महासंघ? जरा मेरे समाजवादी मित्र बताएं। I'll come on last word। मित्रों एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे जो वामपंथी मित्र यहाँ बैठे होंगे वो जरा ध्यान से सुने, क्योंकि मालवीय जी को अक्सर जो है वामपंथी मित्र पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि मालवीय जी गौ, गंगा, गायत्री, सनातन धर्म, हिंदू इसकी बात करते थे, उनको लगता था ये सब अछूत चीजें। आप जरा वामपंथी साहित्य पढ़िए, वामपंथी साहित्य में राष्ट्रवाद एक गाली है। अगर वामपंथी आपको कह रहा है कि यू आर नेशनलिस्ट, इसका मतलब आप समझ वो आपको गाली दे रहा है। क्यों? उसमें वामपंथियों का भी ज्यादा वो उनकी ज्यादा गलती नहीं है। कई बार हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं इसलिए कि वो हमें पता ही नहीं है, इसलिए गलती करते हैं, अनजाने में भी गलती करते हैं। तो उसमें वामपंथी मित्रों की भी ज्यादा गलती नहीं है। क्या गलती कर रहे हैं? वामपंथी मित्रों ने क्या देखा था? यूरोप देखा था। और क्या देखा था? हिटलर और मुसोलिनी को देखा था, फासिज्म और नाजीज्म देखा था उन्होंने। और आपको पता है मसकर पता है ना, जेनोसाइड पता है ना आपको?
जेनोसाइड में हिटलर ने 10 लाख यहूदियों को मार दिया गैस चैम्बर में। पढ़ा आप लोगों ने ना? क्यों मारा? क्यों मारा? 10 लाख यहूदियों को क्यों मार दिया? इसलिए कि हिटलर को रेसिज्म का शौक था, हिटलर को स्व का शौक था। I'm superior race, they are inferior। मेरा राष्ट्रवाद, मेरा राष्ट्र मेरा राष्ट्रवाद, मेरा देश महान। ये जो हिटलर और मुसोलिनी ने जो राष्ट्रवाद खड़ा किया अपने यूरोप में, उसकी परिणति 10 लाख यहूदियों की नरसंहार में हुआ। इसलिए राष्ट्रवाद कोई छोटा मोटा विषय नहीं है मित्रों। इसीलिए वामपंथी राष्ट्रवाद से चिढ़ते हैं, इसीलिए वामपंथी राष्ट्रवादी शक्तियों की आलोचना करते हैं भारतवर्ष में। लेकिन एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो क्या भारत का राष्ट्रवाद, क्या मालवीय जी का राष्ट्रवाद वही है जो हिटलर और मुसोलिनी का राष्ट्रवाद था? जी नहीं, जी नहीं। राष्ट्रवाद भी कई तरीके का हो सकता है। जैसे लोकतंत्र कई प्रकार का हो सकता है, जैसे समाजवाद कई प्रकार का हो सकता है ना? वैसे ही राष्ट्रवाद भी कई प्रकार का हो सकता है। 20 सालों से एक ही परिवार के आदमी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये भी लोकतंत्र है, पारिवारिक लोकतंत्र है ना? एक ही घर के 5 लोग एमपी हैं, ये भी लोकतंत्र है ना? तो वैसे ही राष्ट्रवाद भी कई प्रकार का राष्ट्रवाद होता है। महामना का क्या राष्ट्रवाद था, ये समझने की जरूरत है। अगर कभी कोई ये आपको चिढ़ाए कि तुम बनारस यूनिवर्सिटी पढ़ते हो, तुम्हारे महामना राष्ट्रवादी थे, और देखो इसी राष्ट्रवाद ने 10 लाख यहूदियों को मरवाया था, इसलिए राष्ट्रवाद से जरा दूर रहो, तो आप क्या जवाब देंगे वो ध्यान से सुनिए। नहीं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप क्या जवाब देंगे? मालवीय जी का जो राष्ट्रवाद था वो भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो हमारे छोटे भाई विनोद जी ने बहुत विस्तार से बता दिया है, मैं इसके डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था। स्वामी विवेकानंद इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। स्वामी विवेकानंद was the best example of cultural nationalism। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद सांप्रदायिक थे? स्वामी विवेकानंद सांप्रदायिक थे? अगर स्वामी विवेकानंद महामना सांप्रदायिक थे, तो इस दुनिया में कोई भी आदमी जो है, हर व्यक्ति फिर सांप्रदायिक। तो महामना जब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूं या मैं भारतीय हूं, तो वो सांप्रदायिकता की भावना से, छोटी मोटी भावना से, संकीर्णता से नहीं कह रहे थे हिंदू। तो वो जो हिंदू है, वो जो भारतीय है, वो जो हमारा राष्ट्र है, वो है क्या? वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब आप सुनते जाइए, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है क्या? एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। व्हाई आई शुड बी प्राउड टू बी अ हिंदू? Why I should be proud to be an Indian? Why I should be proud to be a भारतीय? गर्व से कहो मैं भारतीय हूँ। क्यों? सवाल ये है क्यों? क्यों क्यों हम कहें कि हम गर्व से कहो हम भारतीय हैं? Because our cultural nationalism says that सर्वे भवन्तु सुखिनः। किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः से किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? वैष्णव जन तो देने तो गई है, पीर पर आई जाने रे, कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत है? गांधी जी का बेस्ट भजन वैष्णव जन को, बुद्धि की करुणा, आपको कोई दिक्कत है? इसी सारनाथ में आकर के भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था ना करुणा का। तो why I should not be proud? Why I should not be proud? और उदारता दुनिया में 2 विचारधारा है मित्रों। मेरे पॉलिटिकल साइंस जितने भी लोग एमए कर रहे होंगे ना, या जितने लोग भी एमए करेंगे, अपने अपने सब्जेक्ट का थॉट पढ़ेंगे। थॉट में आप एक चीज जरूर पढ़ेंगे, दुनिया में 2 ही विचारधारा है। पहला लिबरलिज्म,
दूसरा मार्क्सवाद, सारी दुनिया इसी में बटी हुई है। कुछ बीच में और भी आ गया, जैसे फेमिनिज्म आ गया, इन्वायरमेंटलिज्म आ गया, सोशलिज्म आ गया, पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया, क्रिटिकल स्टडीज आ गया, ये भी आ गया है। जो लोग एमए कर रहे होंगे मेरी बात शायद समझ रहे होंगे। लिबरलिज्म गिव्स हाईएस्ट वैल्यू टू लिबर्टी, और भारत में भारतीय दर्शन, भारतीय कल्चर गिव्स our values give the highest value to liberty, highest value to liberty, individual liberty। अरे भैया तुम नास्तिक हो, तुम चार्वाक हो, तो भी यही रहो भैया, अलग से जाने की जरूरत नहीं है कहीं। कि अगर आप भगवान को नहीं मानते, शायद यहाँ कई लोग होंगे भगवान को नहीं मान रहे होंगे, कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, घर से निकाल दे रहा है, जी नहीं, आप नास्तिक है रहिए। तो लुक हाउ लिबरल वी आर। अब तो लोगों ने ये भी खुल करके कहना शुरू किया आई एम अ गे, है ना, गे मूवमेंट भी चल रहा है। हमारे विनोद जी ने बता दिया गड़ी का है। Even we are celebrating those gay people also, that you are also part of our society. Look how liberal we are. और अंत में मैं कहूँगा, आज महिला महाविद्यालय का नाम ही लिया जाए। महिला महाविद्यालय की स्थापना नारी शिक्षा के लिए की गई थी। अहिंसा की बात हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहता है, सच की बात कहता है, और सबसे बड़ी बात क्या कहता है हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? सबसे बड़ी बात क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम। This whole world is my family। इससे बड़ा लिबरलिज्म कोई हो सकता है? इससे बड़ा उदारवाद दुनिया में कोई उदाहरण है? जो पूरी दुनिया को लोग अपनी, आजकल बहुत सारे लोग जो है अपनी जाति के लोगों से जुड़ते हैं, कुछ लोग अपने धर्म के लोगों से जुड़ते हैं, कुछ लोग अपने केवल देश के लोगों से जुड़ते हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, हिंदुस्तानी ही ऐसे लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम से जुड़ते हैं। वसुधैव। Why I should not be proud? Why I should not be proud of this? Why I should not be proud? And why I should not be proud of my Mahamana, who has talked about all these values। और अंत में हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है ना, हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है, पंडित जी सबसे अंतिम वाक्य क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण, ये शांति, वो शांति, ये शांति, सर्वे शांति, शांति शांति शांति। Why I should not be proud? Why I should not be proud? एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप लोग सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इन किताबों का चित्र मैं वहाँ पे विनोद जी की अनुमति से शेयर कर दूंगा, और अमेज़ॉन पे और भारत सरकार का जो प्रकाशन विभाग है उसका जो 11 वॉल्यूम है महामना पे मात्र 2500 रुपए का है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू विथ माई फोल्डेड हैंड, प्लीज ऑर्डर the copy of 11 volume of समग्र महामना वाङ्मय। 11 वॉल्यूम में है, केवल 2500 रुपए का है। जब भी आपको स्कॉलरशिप मिले, है ना, या आपका जब बर्थडे आए, मम्मी पापा से गिफ्ट मांग लेना। लेकिन उसको लेकर रख लेना। लेकर के रख लेना, जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना। आप अपना भी कल्याण करेंगे और आप जो है बाकी लोगों का भी आप कल्याण करेंगे। जैसे मुझे क्या बेनिफिट हुआ महामना जी को पढ़ने का या महामना जी से जुड़ने का। 2012 से लेकर के 2020 तक लगभग 10 वर्षों में आई वॉज द एग्जीक्यूटिव Director of the free legal aid clinic in my faculty. Every day I was devoting at least 2 hours in the evening, 4 to 6 every day,
without any reward, without any concession, without any money, without any remuneration for 10 years. And how ऐसा नहीं कि मेरा स्वार्थ नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे की वैल्यू नहीं पता है। मैं आज अपनी फैकल्टी में 1 घंटे सेल्फ फाइनेंसिंग की क्लास लेता हूँ तो मुझे भी 800 रुपये अलग से मिलता है पर डे एक क्लास का। आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, बट व्हाट हैज ड्रिवन मी, मैं आपको बता रहा हूँ, केवल मालवीय जी के स्मरण से, केवल मालवीय जी के प्रति श्रद्धा से वो मेरे मन के अंदर ये भाव आया कि मुझे 10 वर्ष तक इस तरीके से मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज भी मुझे यहाँ पर मालवीय जी के बारे में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। धन्यवाद सर। आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को पार्थिवन एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। अब मैं मंच पर अंजलि मिश्रा और सौम्या शुक्ला को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आएं और पार्थिवन का परिचय प्रस्तुत करें। The Parthivan Society today. The society is founded with a strong purpose to promote the balance of education, cultural, and ethical living. The name Parthivan itself carries great significance. It is derived from Parth, which refers to Arjun, a great warrior from the Mahabharata. Arjun was known for his dedication to righteousness and truth, qualities that we hope to inspire in everyone associated with the society. Just as Arjuna excelled in his virtue, with unwavering focus, we too aim to cultivate an environment where individuals can excel in their chosen field, embodying same passion and determination. Our tagline, Yato Dharma Sato Jaya, which means where there is righteousness, there is victory, reflects our commitment to promoting moral integrity. At its heart, the Parthivan Society aims to connect the wisdom of our traditions with the needs of the modern world. We believe that education is not just about learning facts, but about building character and shaping responsible citizens. The Parthivan Society will work in different ways to offer a variety of enriching experiences. We will host activities across 4 key areas, and those areas I will mention here: cultural, academics, debating, and miscellaneous. Through this initiative, we strive to offer opportunities for everyone to engage in meaningful discussions, cultural activities, and learning experiences that enrich both the mind and spirit. We want to create a space where students, educators, and thinkers can come together to share knowledge and celebrate the diversity of our culture. Additionally, we are excited to announce that in a short while, we will be releasing our recruitment form for the Parthivan Society. This is an opportunity for all of you to be a part of this exciting journey and contribute to building a stronger, more aware, and culturally vibrant society. We invite you all to support and participate in this endeavor of ours. Together, we can truly make a difference. Thank you so much. सबको मेरा सादर नमन और मुझे मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्मानित अतिथिगण और सभी उपस्थित जनों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। मेरे लिए बहुत ही गर्व और खुशी का क्षण है। आज पार्थिवन सोसाइटी की ओर से हम स्नो ड्रॉप फाउंडेशन को एक विनम्र दान समर्पित कर रहे हैं। इसके लिए मैं श्रेयांश गुप्ता और हमारे मुख्य अतिथिगण को स्टेज पे बुलाने का आग्रह करूंगा। वो कृपया स्टेज पे आएं और डोनेशन एक्सेप्ट करें। समान लो।
मैं आपको बता दूं, स्नोडॉल फाउंडेशन एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहा है। यह संस्था मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में सक्रिय है। स्नोडॉल फाउंडेशन का उद्देश्य उन लोगों तक सहायता पहुंचाना है जो अपने जीवन में अवसरों और संसाधनों से वंचित हैं। इस संस्था का योगदान समाज के प्रति सराहनीय है और पार्थिवन सोसाइटी इस महान कार्य में अपना सहयोग देकर गर्व महसूस कर रहा है। हम आशा करते हैं इस छोटे से योगदान से माध्यम से हम समाज के सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक छोटी कदम और आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्नोडॉल फाउंडेशन फॉर विजिटिंग अस एंड बीइंग पार्ट ऑफ द सेमिनार। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं सिनेफाइल क्लब के संस्थापक आदित्य झा को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। उनके साथ अपने क्लब के बारे में और इस इवेंट चित्रहार के बारे में डिस्कस करने के लिए अनिकेत अग्रेरी और स्तुति को बुलाना चाहता हूँ। प्रस्तुत है आपके सामने सिनेफाइल क्लब। Hi everyone, this is Aditya Jha. I'm the founder and president of Cinephile Film Society of BHU. Basically ये न्यू सोसाइटी है जिसका मेन मोटिव है शॉर्ट फिल्म बनाना। BHU की डाइवर्स कल्चर्स एंड स्टूडेंट लाइफ को हम लोग शो करते हैं एंड बेसिकली हम लोग का डोमेन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है एंड रिसेंटली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिल्म डिस्कशन ऑन एवरी फ्राइडे। वहाँ पे हम लोग फिल्म्स के बारे में लाइक डिस्कस करेंगे जैसे बायोस्कोप फिल्म ओवर में होता है एंड रिसेंटली हम लोग अभी एक इवेंट चल रहा है चित्रहार एंड जिसके बारे में हमारे मैनेजमेंट टीम के हेड अनिकेत अग्रेरी बताएंगे। हेलो एवरीवन, सो दिस इज अनिकेत। पहले मैं बता दूं कि जो वी आर द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ प्रतिबल, so we are very thankful to Pratibal to collaborate with us for our event Chitrahar. So Chitrahar is basically a photography event जो कि हमारा एक फोटोग्राफी कंपटीशन के रूप में हो रहा है, जो जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टेक्निकल टीम से मैं चाहूँगा पीपीटी शो कर दें। सो बेसिकली यहाँ पे आप ऑनलाइन एंट्रीज दे सकते हैं, उसकी एक छोटी सी थीम है, उस बेसिस पे आप देख सकते हैं। बाकी जो ब्राउज़र है आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे अगर टीम लगा सके वो पीपीटी तो प्लीज़ लगा दे, और जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वहाँ से स्कैन करके हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप रीच कर सकते हैं, एक बार पीपीटी अगर लग जाए तो मैं तो ये आप देख सकते हैं। दिस इज द पीपीटी ऑफ आवर फोटोग्राफी इवेंट एंड द थीम इज बनारस सो सिमरिंग इन आवर ग्लैंस। सो आप अपने फोटोग्राफी के टैलेंट को यहाँ पे दिखा सकते हैं और प्रोवाइड अ गुड स्टेज फॉर दैट। थैंक यू सो मच प्रतिभा, थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार अनिकेत जी एवं झा साहब। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इन सभी के तहे दिल से धन्यवाद देते हुए अब मैं आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब मैं कौस्तुभ सिंह को मंच पे आमंत्रित करता हूँ जो आज का धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद हर्ष। माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र गुप्त सर, विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर राम सागर सर, संगोष्ठी संयोजक डॉक्टर विनोद जायसवाल सर, सह संयोजक डॉक्टर स्वर्ण सुमन सर, संगोष्ठी सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश सर, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सम्मानित शिक्षकगण, पाठ्यक्रम कार्यकारिणी के सदस्य और यहाँ मौजूद समस्त प्रज्ञावान श्रोतागण। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक ऐसे मंच से धन्यवाद ज्ञापन का दायित्व सौंपा गया है जिसने समाज में संस्कृति और राष्ट्रवाद की अलख जलाने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित महामना का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी उन्हीं भगीरथ प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
सर्वप्रथम मैं संपूर्ण भारतवर्ष में संस्कृति तथा राष्ट्रवाद की गौरव ध्वजा लहराने वाले तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूजनीय संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय जी को नमन तथा धन्यवाद देता हूँ। आज हम सभी अगर यहाँ एकत्र होकर यह संगोष्ठी कर पा रहे हैं तो उसका मूल कारण उनके द्वारा स्थापित यह शिक्षा का मंदिर स्वरूपी विश्वविद्यालय है। महामना ने एक ऐसे विश्वविद्यालय की परिकल्पना करी जहाँ छात्र ज्ञान विज्ञान के साथ नैतिकता और संस्कृति को भी जान पाए। साथियों, महामना के अंदर इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रबलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रवाद की शिक्षा देने वाली संस्था की संस्थापना एक ऐसे काल में करी जब भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास चरम पर थे। उस विदेशी गुलाम काल की कठिनाइयों का अंदाजा कविता की इन 2 लाइनों के माध्यम से लगाया जा सकता है कि यवनों का दुखमय शासन था, सुख से पूरित सिंहासन था और मानव के वक्षस्थल पर दानवों का दुखमय शासन था। परंतु तत्कालीन परिस्थितियों से संघर्ष कर उन्होंने अपने इस स्वप्न को आकार दिया और यह भव्य विश्वविद्यालय गढ़ा। तत्पश्चात इस संगोष्ठी में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमारे संगोष्ठी अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र गुप्त सर का हृदय तल से धन्यवाद करता हूँ। आपके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण विचारों ने हमें सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करी। साथ ही मैं हमारे विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर राम सागर मिश्र सर का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो भौतिक रूप से यहाँ न आकर भी ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े और जिनकी बौद्धिक तथा प्रेरणादायक विचारों ने हमें विषय की गंभीरता और प्रासंगिकता को समझने में मदद करी। इस संगोष्ठी को सफल बनाने में मैं डॉक्टर ओम प्रकाश सर और डॉक्टर स्वर्ण सुमन सर का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। आपके नेतृत्व और समर्पण के बिना यह आयोजन संभव नहीं हो पाता। इसके साथ ही मैं हमारे अध्यापक, मार्गदर्शक, कार्यक्रम के संयोजक और हमारे पूजनीय डॉक्टर विनोद जायसवाल सर का भी विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस संगोष्ठी के आयोजन में न केवल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपितु हमारा मार्गदर्शन एक शिक्षक के रूप में नहीं, एक अभिभावक के रूप में किया। मैं पार्थिवन के अपने सहयोगियों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण समर्पण भाव से योगदान दिया। मैं मौसीकी क्लब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम सबके समक्ष कुलगीत की प्रस्तुति दी। साथ ही मैं सिनेफाल सोसाइटी को कार्यक्रम की फोटोग्राफी करने के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। सभी प्रतिभागियों और श्रोताओं का भी विशेष धन्यवाद, जिन्होंने इस संगोष्ठी में भाग लेकर इसे सफल और ज्ञानवर्धक बनाया। आप सभी का समय और सहभागिता हमारी सफलता का मूल आधार है। अंत में मैं हमारे समस्त उन सहयोगियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो न तो श्रोता थे न तो वक्ता थे, परंतु उन्होंने समस्त कार्यों को संभाला और जिन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिए। आपका सहयोग और आपकी उदारता हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से मैं आप सभी का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हृदय तल से धन्यवाद करता हूँ। हम भविष्य में भी आपके समर्थन की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।